गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर तौसीफ़ अहमद। तो बेटा जैसे आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड उस चैप्टर में बेटा हमने थोड़ा बहुत एक इनिशियल स्टार्ट ले लिया था जहाँ पर हमने रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन देखी थी बेस्ड ऑन द स्पीड। जैसे मॉडरेट रिएक्शन हो गई, वेरी फास्ट हो गई, स्लो हो गई, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, वो हमने कर लिया था। और लास्ट टाइम जो है हमने रेट लॉ यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन स्टार्ट किया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पोस्ट दैट क्वेश्चन वी विल गो टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इन डिटेल। ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, मान लीजिए बेटा एक रिएक्शन ऐसे दी गई है ए गोज टू बी। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, the following expression is valid। कौन सा एक्सप्रेशन वैलिड है? देखिए बेटा क्या लिखा गया है यहाँ पर, आपको लिखा गया है log ऑफ माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू log ऑफ डी बी डिवाइडेड बाई डी टी प्लस 1। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट्स, find the coefficients of A and B respectively। ठीक है बेटा, तो इस किस्म का सवाल अगर आपको एग्जाम में आ जाता है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दिस? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में बेटा आप सिर्फ एक चीज समझ लीजिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर ने तो यहाँ पर लॉग एक नेगेटिव नंबर का लिखा है। बेटा ये नेगेटिव नंबर नहीं है अंदर, वी नो दैट लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर अ नेगेटिव नंबर, बट दिस नेगेटिव इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट ए इज गेटिंग कंज्यूम्ड। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए डिसअपियर हो रहा है, और ये प्लस का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पर बी बन रहा है, न कि ये कि बी यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। डोंट गो लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास तो ये चीज़ है ना, दिस इज वेरी इजी। असल में उसने थोड़ा सा आपके लॉगरिदम आपको कितना आता है वो चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, लेट मी राइट दिस एज सॉल्यूशन। द एक्सप्रेशन बिकम्स log ऑफ माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, बेटा दिस इज log ऑफ डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। अब बेटा जो मैंने यहाँ पर 1 दिया है, ये तो बहुत आसान करने के लिए यू कैन राइट दिस एज log 10, क्योंकि log 10 भी क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक, अब बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यू कैन पुट दिस log m प्लस log n। बेटा मैं चाहूँ तो मैं इसको एक ही log बना सकता हूँ, log ऑफ 10 इंटू डी बी डिवाइडेड बाई डी टी, है कि नहीं? तो ये log और ये log तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा दिस एक्सप्रेशन टर्न्स आउट माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 10 इंटू डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। तो बेटा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है 1/10 इंटू माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। तो बेटा आप याद कीजिए ये हम कब लिखते हैं, अगर मैं इसके लिए जनरल रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर रिएक्टेंट्स, जो भी आप बोलना चाहते हो। बेटा आप कैसे लिखते थे? अगर मैं, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, सो फर्स्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, नहीं। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ये कुछ भी हो सकता है इसका कोफिशिएंट। लेकिन हम तो एक चीज जानते हैं ना, क्या? मान लीजिए बेटा ये रिएक्शन असल में ऐसे है, ए गोज टू दिस लाइक दिस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की टर्म्स में बेटा आप लिख सकते हो ना इसको ऐसे, माइनस 1 बाई ए माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई बी इंटू डी बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लिखते हो कि नहीं? अब देखो जो ए माइनस डी ए बाई डी टी के नीचे डिवाइड होता है वो क्या होता है उसका असल में कोफिशिएंट, और जो बी के यहाँ पर डिवाइड हो जाता है वो उसका बैलेंस्ड कोफिशिएंट होता है। तो बेटा बिल्कुल कंपेयर कीजिए यहाँ से, ए को क्या डिवाइड है 10 और बी को क्या डिवाइड है 1, मतलब बेटा ये जो रिएक्शन थी असल में दिस वाज 10 टाइम्स ए गिविंग बी, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आपको ये समझना है ये 1 ही क्यों दिया है बेटा, बिकॉज मोस्टली जब हम लॉग डिफाइन करते हैं ना तो ये कोई ऐसा वैल्यू दिया गया होगा जो आपको ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद बन जाए, log m प्लस log n। मतलब बेटा ये हुआ कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो 0.3 भी दे सकता हूँ, बिकॉज आई नो log 2 इज 0.3। मैं यहाँ पर 0.48 भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा इसको log 3।
0.7 भी लिख सकता हूँ तो log 5 लिख दूंगा, 0.85 तो log 7 लिख दूंगा। ये वाले वैल्यूज बेटा अगर उसने दे दिए ना तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। असल में उसने एक log का वैल्यू ही दिया है, हमें log m प्लस log n की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको कैंसिल आउट कर देना है। एंड बाय द टाइम यू डू दिस यू विल योरसेल्फ फाइंड कि बेटा एक्सप्रेशन इस फॉर्म का बन जाएगा, तो हम उसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। लेट अस कंसीडर 1 नहीं था बेटा, लेट अस कंसीडर यहाँ पर बेटा 0.3 था, तो मैं यहाँ पर log 10 नहीं लिखता बेटा, मैं यहाँ पर क्या लिखता log 2, और log 2 मतलब बेटा मैं यहाँ पर 2 टाइम्स लिख देता। ठीक है, तो यहाँ पर जब 10 था तो बेटा अब यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर बेटा इसके नीचे 2 आ जाता, और इसके नीचे तो 1 ही होता, तो मतलब बेटा यहाँ पर हमारे पास 10 टाइम्स नहीं बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स a gives b होता था। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट आपको बेटा ये सवाल करने हैं एग्जाम में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव फर्दर, let us move further। देखिए बेटा अब हमें क्या करना है, वी नाउ हैव टू गो फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने स्टार्ट भी किया है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बेटा हमने क्या लिखा था इसके बारे में, और व्हाट हैड वी स्टडीड अबाउट दिस वाज जस्ट अ बेसिक स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। बेटा कंसिडर अ रिएक्शन, चलिए हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, a टाइम्स a प्लस b टाइम्स b, इट गिव्स अस प्रोडक्ट्स, it gives us products। ठीक है, in fact if you just want me to generalize it more I should write this as like this, c times c plus d times d। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आखिर हम यहाँ पर जब भी आप इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स ही जितना लिखा होगा, प्रोडक्ट्स क्या दिए गए होंगे वो नहीं लिखा गया होगा whenever it is talking in terms of rate law। ठीक है, क्यों ऐसा वो भी अभी देखेंगे, लेकिन अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर रिवर्सिबल काइनेटिक्स जो हम आगे चलकर देखेंगे, आप देखोगे प्रोडक्ट्स की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कहता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या कहता है, इफ यू जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट दैट वी हैड रिटन, इट सेज दैट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेज्ड पावर टू देयर कोफिशिएंट्स, रेज्ड पावर टू देयर कोफिशिएंट्स। और बेटा देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू नॉट रेट लॉ आई शुड राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इस रिएक्शन की रेट, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ a raised power to some coefficient, let us call this coefficient as alpha, into active mass of b raised power to some coefficient beta। ठीक है, अब चूंकि इस रिएक्शन में बेटा दो ही रिएक्टेंट्स हैं, दैट इज व्हाई आई यूज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अगर तीसरा भी कोई होता तो उसका प्रोडक्ट भी आता, उसको भी मैं कुछ रेज कर लेता। ठीक है, नाउ इफ वी कंसिडर एक्टिव मास फॉर केमिकल काइनेटिक्स, बेटा अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें ना तो हम जनरली जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास है बेटा वी विल टेक इट एज, व्हाट विल वी टेक इट, वी विल टेक इट एज कंसंट्रेशन और बेटा पार्शियल प्रेशर। या तो बेटा हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करेंगे या हम अपने एक्टिव मास को क्या मानेंगे, पार्शियल प्रेशर। अब हम जानते हैं, मैंने आपको ये न्यूमेरिकल भी करवाई है कि यू कैन कन्वर्ट कंसंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर और वाइस वर्सा एज वेल, यू कैन गो फॉर पार्शियल प्रेशर से कहां तक, कंसंट्रेशन से। फैक्टर कौन सा काम में आता है, गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर। अगर आप कंसंट्रेशन से जाना चाहते हो कहां पर, पार्शियल प्रेशर पर, तो कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो RT से। अगर आप कंसंट्रेशन से जाना, पार्शियल प्रेशर से जाना चाहते हो कंसंट्रेशन की तरफ, पार्शियल प्रेशर से जाना चाहते हो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको डिवाइड कर लो किससे, RT से। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या लूंगा, सिर्फ कंसंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर उस टाइम पर लिया जाता है जब हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, हम जनरल में इस वक्त में ये मान के चलेंगे कि हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन लेकर, यानी कि मोलैरिटी वोलैरिटी वो लेकर कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा इस पर लगाऊं, सो फॉर द अबव रिएक्शन आई विल राइट दिस एज, फॉर द अबव रिएक्शन, फॉर द
above reaction, बेटा मैं कहूंगा rate of this reaction is directly proportional. अब active mass of A के बदले बेटा concentration of A आएगा raised power alpha and concentration of B raised power beta आ जाएगा. ठीक है बेटा, मैं इस proportionality sign को हटाऊंगा. I will introduce a constant that is known as K and it is concentration of A raised power alpha into concentration of B raised power beta. Beta, where this K is known as rate constant of the reaction. Rate constant of the reaction. Now, the moment you talk about rate constant of the reaction, in a while we will come to know what is this rate constant. Okay, और इसका बेटा एक और नाम भी है, we also call it as specific reaction rate. We also call it as specific reaction rate. ठीक है, अब ये क्यों कहते हैं, why do we use the word specific? In a while you will come to know about this, but just hold on for 1 second. Now if we consider, बेटा अगर मैं इस रिएक्शन का नाम फर्स्ट लिखूं ना, आपको मे बी now since you are in 12th class you must have gone through a chapter in your 11th class that is equilibrium. और जब आपने इक्विलिब्रियम लिखा होगा बेटा, आपने लिखा होगा ना रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. आपको यहाँ पर मे भी दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अरे यार जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तब तो हमें सर ने लिखवाया था जो भी बैलेंस्ड कोफिशिएंट होता है उसी को रेज करना होता है, बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन तो असल में वहां पर भी है, वहां पर भी एक्चुअली यही स्टेटमेंट है. वहां पर भी आपको यही कहा गया होगा कि एक्टिव मास को क्या ले लो, या तो कंसंट्रेशन ले लो या तो पार्शियल प्रेशर ले लो. अब यहाँ पर मसला बेटा ये है कि हमने क्यों नहीं रेज किया ए और बी, व्हाई हैव वी रेज्ड अल्फा एंड बीटा. वहां पर तो सर ने कभी ऐसा नहीं कहा था, मतलब वहां पर तो हमें सर ऐसे कहता था कि अगर 2a प्लस 3b ये मान लीजिए देता था 4c प्लस 2d, और सर कह रहा था मुझे वहां पर व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या है, दैट इज रेट कांस्टेंट, वहां पर भी था लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन का. और फिर हमें सर कहते थे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर 3. लेकिन ये this is something different to our eyes, that now we are saying that sir is not raising what a to the active mass of a. I am not raising b, ये वाला b मैंने यहाँ पर नहीं रेज किया है, किसको, एक्टिव मास ऑफ b को. ऐसा क्यों, बिकॉज बेटा इस चीज को आप समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में जो स्टेप आने वाला है. देखो बेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा. इफ वी कंसिडर रिएक्शन फर्स्ट मतलब बेटा ये वाली रिएक्शन टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप, टू बी एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, टू बी एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन, देन जो बेटा आपके पास अल्फा है उसको ए के बराबर ले लो और जो आपके पास बीटा है उसके लिए बी ले लो. और आई कैन से कि एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए अगर मैं इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानूंगा बेटा तो रेट लॉ क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर बी. बेटा दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रेट लॉ expression. This is known as rate law expression. But this rate law expression is beta valid only and only if we consider this reaction to be an elementary reaction, or we can say a single step reaction. Also बेटा अगर आपको पता होगा हमने ये भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर लगता है, ये किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर नहीं लगता है. ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर अगर हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन इसको माना जाएगा तो अल्फा को किसके बराबर आप पुट करोगे, ए के बराबर, और बीटा को किसके बराबर करोगे पुट, बी के बराबर, मतलब ये वाला ए और ये वाला बी. नो दिस माइट स्ट्राइक इन योर माइंड दैट यस जब हम क्लास 11th में ये रेज कर रहे थे सीधे तो बेटा उसका वैलिड और उसका सिंपल लॉजिक यही था कि इक्विलिब्रियम की जितनी भी रिएक्शंस होती थी बेटा हम उन सब रिएक्शंस को मानते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस. और हम जानते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बेटा अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स का बैलेंस्ड कोफिशिएंट होता है वही होता है उसको रेज करना रेट लॉ एक्सप्रेशन में. दैट इज व्हाई इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम सिंस वी कंसिडर एवरी रिएक्शन टू बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज व्हाई योर टीचर, और आपने देखा होगा कि जो उसका बैलेंस्ड कोफिशिएंट होता था रिएक्टेंट्स का वही रेज किया जाता था किस एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, या जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते थे. I hope this becomes clear in your mind. But since we are dealing with chemical kinetics, it's not necessary always that we will be dealing with elementary reactions. जब आपके पास complex reaction होगी बेटा, कौन सी reaction होगी, complex reaction, तब बेटा कोई जरूरी नहीं है
कि यही ए रेज करना है इधर पर और यही बी रेज करना है यहाँ पर, इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन वेरी। ठीक है, कैसे वेरी होता है बेटा, जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उस वक्त आप रेट लॉ को ऐसे नहीं लिखते हो बेटा, उस वक्त आप रेट लॉ को लिखते हो R इज इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर अल्फा और बी रेज पावर बीटा। So sir, how do we determine this alpha and beta? बेटा this alpha and beta is determined experimentally. कैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, but keep this thing in mind. Whenever the reaction is complex, you do not raise the active masses, the balanced coefficients of the reactants. तब ऐसा आप नहीं करोगे कि आप active mass of reactants को क्या रेज करोगे, उसका balanced coefficient नहीं, उस वक्त हम जनरल में रेज कर देते हैं अल्फा और जनरल में रेज कर देते हैं बीटा। दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया चाहो तो यहां पर लिख दूं व्हाट दिस, इफ रिएक्शन फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, if reaction first is complex, then we cannot directly raise the coefficients of the reactants from the balanced equation in the rate law expression। ठीक है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तब बेटा आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तब आपको ये किसी और तरीके से लाना होगा कि हम क्या रेज करें एक्टिव मास ऑफ ए को और हम क्या रेज करें एक्टिव मास ऑफ बी को। ठीक है, देखो बेटा अब ये कैसे किया जाता है, हाउ डू वी गेट दिस अल्फा एंड बीटा, हाउ डू वी गेट दिस अल्फा एंड बीटा। हाउ डू वी गेट दिस अल्फा एंड बीटा। तो देखो बेटा हम ये अल्फा और बीटा जो है ना, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वी डिटरमाइन अल्फा एंड बीटा एक्सपेरिमेंटली, वी डिटरमाइन अल्फा कॉमा बीटा एक्सपेरिमेंटली। बेटा हम इनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन अल्फा एंड बीटा एक्सपेरिमेंट। कैसे, देखो बेटा हम क्या काम करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैं बेटा ऊपर वाली रिएक्शन की ही बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, बेटा मान लीजिए अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर अल्फा इंटू बी रेज पावर बीटा। ठीक है, ये तो लिख दिया। अब बेटा उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, आई विल डू एन एक्सपेरिमेंट। यहां पर देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ए की कंसंट्रेशन, बेटा यहां पर क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या होगा मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा बेटा मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करूंगा कि मैं ए की कंसंट्रेशन को A1 और A1 ही रखूंगा और बी की कंसंट्रेशन को B1 और B2 रखूंगा। ठीक है, मैंने पहला एक्सपेरिमेंट, बेटा पहला एक्सपेरिमेंट ये है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन को क्या रखूंगा A1, बी की कंसंट्रेशन को क्या रखूंगा B1, और बेटा मैं ये रेट ऑफ द रिएक्शन मेजर कर लूंगा। मान लीजिए ये रेट ऑफ द रिएक्शन R1 आ गई और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। फिर बेटा मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूंगा इस हिसाब से दैट आई विल कीप द कंसंट्रेशन ऑफ A टू बी कांस्टेंट और B की कंसंट्रेशन को बेटा मैं चेंज कर दूंगा। आई विल सी व्हाट हैपेंस टू दिस रेट। मान लीजिए बेटा इसकी रेट क्या आ गई R2। ठीक है, अब बेटा इसी तरह से जब मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट करूंगा, अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं A की कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा और B की कंसंट्रेशन को इन दोनों में से कोई एक रखूंगा। मान लीजिए बेटा B1 रख दिया और मैं जो नई रेट आई है उसको मेजर कर लूंगा। ठीक है, ये तीन रेट्स आ गई। किस हिसाब से बेटा आपको ये ख्याल रखना है, पहले जो मैंने दो एक्सपेरिमेंट्स किए, आई केप्ट द कंसंट्रेशन ऑफ A टू बी कांस्टेंट एंड जस्ट वेरीड द कंसंट्रेशन ऑफ B। फिर मैंने रेट्स मेजर कर ली R1 और R2। ठीक है, फिर बेटा मैंने जो एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो तीसरा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैंने A की कंसंट्रेशन को चेंज किया है और B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है। तो बेटा उस हिसाब से मुझे जो नई रेट मिलेगी R3, मैंने उसको भी मेजर कर लिया। अब देखिए इन तीनों की मदद से मैं कैसे करूंगा, मैं इन तीनों को बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन, बेटा मान लीजिए इसका नाम इक्वेशन ए रखता हूं मैं, इन इक्वेशन ए। बोले बेटा जब आप पहला वाला रखोगे, ध्यान दीजिएगा पहले वाले केस में रेट कितना है R1 इज इक्वल टू, बेटा K हो गया, ठीक, रेट कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा।
बेटा ए की कंसेंट्रेशन क्या रखनी है, A1, बेटा मैं इसकी कंसेंट्रेशन A1 रेज पावर अल्फा रखूंगा, और बी की कंसेंट्रेशन बेटा क्या रखूंगा, B1, और उसको रेज पर कर दूंगा बीटा। मुझे R1 भी पता है, मुझे A1 भी पता है, B1 भी पता है, बस मुझे ये अल्फा बीटा किसी तरीके से रेज करने हैं। लेट मी कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूंगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी यूज करूंगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट के टाइम पर रेट कितनी थी, R2। बेटा यहां पर आ गया कि ए की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है बेटा, अभी भी मैंने A1 रेज पावर अल्फा और बी की कंसेंट्रेशन को बेटा मैंने चेंज कर दिया B2 रेज पावर बीटा, और बेटा मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 रखता हूं। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वी नो R1 R2, वी नो A1 B1, वी नो A1 B2, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस अल्फा एंड बीटा। तो बेटा डिवाइड दीज टू, इफ यू डिवाइड दीज टू बेटा आपको मिल जाएगा R1 by R2 इज इक्वल, के और के तो कैंसल आउट हो जाएगा, A1 कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, इट विल बी सिंपली B1 by B2 whole raised power beta. Now this might give you an indication as to why I kept the concentration of A constant in the first two experiments. पहले दो एक्सपेरिमेंट्स में A को कांस्टेंट क्यों रखा बेटा, उसका लॉजिक अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं डिवाइड करूंगा ना, व्हेनेवर आई विल डिवाइड दिस, मैं देखूंगा कि A और A की कंसेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, सो दीज विल गेट कैंसल्ड आउट, और मुझे जो ये पता चलेगा कि अगर रेट चेंज हुई है R1 से लेकर R2 तक, ये A की वजह से नहीं हुआ है बल्कि B की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, B की वजह से। अब अगर आप फर्स्ट और थर्ड की तरफ नजर मारेंगे बेटा, क्या चेंज हुआ है, B has remained constant, the rate has changed from R1 to R3. Now this change has actually occurred because the concentration of A has changed. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मुझे ये बीटा ही तो निकालना है बेटा, आप यहां से लॉग ले सकते हो ना, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, कांट यू गेट लॉग ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल, यहां पर बेटा आपके पास होगा लॉग ऑफ B1 by B2 रेज पावर बीटा, इजंट इट लॉग m रेज पावर n। बेटा मैं चाहूं तो यहां पर लॉग ऑफ R1 by R2 इज इक्वल टू बीटा इंटू लॉग ऑफ B1 डिवाइड बाय बीटा कर सकता हूं बेटा, मुझे इजीली पता चल जाएगा बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ R1 by R2 whole divided by log of B1 divided by B2. Now just think about this बेटा, we know R1 R2, we know B1 B2, क्या बेटा मेरे को बीटा नहीं मिलेगा, यस ऑब्वियस सी बात है बेटा, मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा सिमिलर अप्रोच, सिमिलरली बेटा, सिमिलरली वी कैन गेट अल्फा, अल्फा भी बेटा हमें बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। उसके लिए लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा आप कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लोगे बेटा, यू विल टेक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड यू विल टेक एक्सपेरिमेंट नंबर 3। क्यों, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में बी की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो जब आप डिवाइड करने जाओगे वो कैंसल आउट होगा ना, तो क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड, सर कैन वी टेक सेकंड एंड थर्ड, यू कैन टेक सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो। ठीक है, आप सेकंड और थर्ड को ले भी सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। क्यों, सेकंड और थर्ड में आपकी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर B2 और B1 को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। और B2 और B1 को क्या रेज होता है, B2 और B1 को क्या रेज होता है, बीटा, बीटा आप यहाँ से निकाल चुके हो, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट। बट प्रेफरेबल बेटा ये है कि आप फर्स्ट और थर्ड को लो। क्यों, वंस यू डिवाइड देम B और B सीधे ही कैंसल आउट हो जाएगा, आपको R1 और R3 और A1 और A2 की टर्म्स में अल्फा मिल जाएगा। सिमिलरली वी कैन गेट अल्फा, बेटा अगर अल्फा चाहिए तो अल्फा बिल्कुल इसी की तरीके से लॉग ऑफ, बेटा क्या हो जाएगा वो R1 डिवाइडेड बाय R3 होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, बेटा R1 किस टाइम पर है, A1 के टाइम पर, और बेटा यहाँ पर क्या है A2। नाउ सी दिस, यू गॉट हियर अल्फा, ठीक है बेटा, और सी दिस यू गॉट हियर बीटा। Now what does this mean, what does this mean, what did you learn from this? बेटा you learned that in case of a simple reaction, अगर कोई भी रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है तो हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी बैलेंस्ड कोफिशिएंट्स हैं आपको वही रेज करने हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन कहीं से भी कॉम्प्लेक्स हो गई बेटा, तब आप डायरेक्टली बैलेंस्ड कोफिशिएंट्स को रेज नहीं कर सकते हो, रादर यू हैव टू रेज इट टू द पावर अल्फा एंड बीटा, एंड देन ओनली यू डिटरमाइन इट एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली भी कैसे करते हैं, किसी ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, दूसरे को वेरी करते हैं और फिर देखते हैं रेट्स पर क्या असर हुआ, फिर इस तरह से थोड़ा लॉग वॉग लेकर हम उस कोफिशिएंट को, उस पावर को निकाल लेते हैं। फिर दो एक्सपेरिमेंट्स और उठाने हैं जिसमें दूसरे वाले कंपोनेंट की, यानी कि जो आपने पहले कांस्टेंट लिया था अब उसको वेरी करेंगे, और जो पहले एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट नहीं था अब उसको कांस्टेंट करके मैं दूसरा कोफिशिएंट अल्फा निकाल लूंगा। इस हिसाब से बेटा मुझे अल्फा भी पता चल जाएगा, मुझे बीटा भी पता चल जाएगा। एंड डू यू नो व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, बेटा अल्फा एंड बीटा, अल्फा कमा बीटा आर कॉल्ड एज ऑर्डर्स, ऑर्डर with respect
रेस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये बेटा आपको समझना है। अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा को कहते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि मैंने आपको पता है ए को क्या रेज किया था? अल्फा। सो अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, बीटा इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। बट व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ये जो बेटा आप लिखते हो ना यहाँ पर, यू राइट, आप देखोगे बुक्स में लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा, और बेटा इसको लिखा गया है एन के बराबर। वेयर व्हाट इज दिस एन? इट इज नोन एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, इसको कहा जाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दिस यू शुड कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर अल्फा क्या है, बीटा क्या है, एन क्या है। एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो कैसे मिलता है अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड करते हो। अल्फा क्या है? इट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। बीटा क्या है? इट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल लर्न दिस, आखिर हम ये ऐसी चीजें कैसे करते हैं, तो उसके बाद बेटा आपको ओवर क्लियर हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है ना? तो बेटा हमेशा और हमेशा हम ऑर्डर कभी भी किसी भी रिएक्शन का देख कर नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। बट यस, if it is given that the reaction is an elementary reaction, then you can directly say what the order of the reaction is, overall order of the reaction, or you can also say what the order of the reaction is with respect to individual reactants. Okay? और वो क्या होता है? वो सिंपली उनका बैलेंस्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। ठीक है? I will give you some examples that will make this concept more clear to you कि आखिर हम पढ़ कैसे रहे हैं और ये सब चीजें क्या है। ठीक है बेटा? जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा you have a reaction like this PCl5, once this is heated बेटा this gives you PCl3 plus Cl2. it is a simple reaction, it is a simple reaction. simple reaction से मेरा मतलब बेटा elementary reaction, it is an elementary reaction. अगर बेटा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और मैं आपसे कहूं कि आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, तो बेटा देखो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो? R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 यू जस्ट रेज्ड टू द पावर 1। क्यों लिखा 1? बिकॉज चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, चूंकि ये सिंपल रिएक्शन है, तो जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है, बैलेंस्ड कोफिशिएंट है बेटा, वही इसको रेज करना होता है। ठीक है? नाउ इफ यू हैव अनदर रिएक्शन लाइक दिस H2 plus I2, this gives you twice Hi. ठीक है? Now if you have H2 plus I2, this gives you twice Hi. बेटा ये भी एक सिंपल रिएक्शन है। क्या है? ये भी एक सिंपल रिएक्शन है। और मैं आपसे कहूं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन बराबर होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। और बेटा अगर मैं यहां से लिखूं I2 रेज पावर 1, तो बेटा इसका कोफिशिएंट 1 है। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, और बेटा इस ओवरऑल ऑर्डर को आज से हम लिखेंगे O स्क्वायर। ठीक है? व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, 1 प्लस 1 वो बन जाएगा 2। तो बेटा इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन हाँ, ये जब आपने लिखा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा, इट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू होल बोथ कंपोनेंट्स। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स की बेटा बात करते हो, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड इट इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2. सो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कांसेप्ट्स वेरी क्लियरली, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मेस। ठीक है? अब बेटा हमें ये समझ में आ गया। नाउ इफ वी कीप अ रिएक्शन लाइक दिस, देखो बेटा जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट अस सपोज ट्वाइस H2O2, this gives us twice H2O plus O2। ऐसे बेटा हमारे पास ये रिएक्शन है। और बेटा ये रिएक्शन जो है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इफ यू रिमेंबर हमने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। और बेटा अगर आपको इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत याद होगा, तो इसका मैकेनिज्म है H2O, दिस गिव्स यू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बना देता है। ठीक है बेटा? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और फिर उन दोनों को ऐड कीजिए बेटा, द रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस H2O2। ये O और O2O है, ये इस 2O के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। दिस विल गिव यू ट्वाइस H2O प्लस O2। बेटा ये जो है ना, ये पहला वाला स्टेप, जो पहला वाला स्टेप है मैं यहाँ पर, यही इसका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, यही इसका स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ठीक है? और बेटा ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है?
नाउ हाउ डू वी राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? किसके लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे देखा जाता है? तो बेटा मैं इसको सिर्फ, अगर मान लीजिए मुझे मैकेनिज्म नहीं पता होगा बेटा, मैं मैकेनिज्म के बगैर नहीं कहूंगा दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, इट कैन बी, इट मे नॉट बी, बट वी कैन से नथिंग अबाउट द order of this reaction just by seeing this reaction, because order is determined only experimentally, not by just visualizing the reaction, unless and until the reaction is an elementary or a single step reaction। ठीक है, तो अब बेटा देखो क्या होता है, असल में जब मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा ना, तो इस रिएक्शन के केस में बेटा आपको ये समझना होगा, इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज पावर अल्फा। वी विल नॉट राइट दिस एज 2 बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनमें क्यों लिखा? बिकॉज ये दोनों क्या थी? सिंपल रिएक्शन। तो यहां पर मैं कहूंगा इसका ऑर्डर क्या है? इट इज अल्फा। चूंकि इस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, तो जो इसका ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2O2 वही इसका ओवरऑल ऑर्डर भी है। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपको ये ध्यान में रखना होता है। ठीक, जैसे अगर आपको एक और रिएक्शन भी याद है, इफ यू जस्ट रिमेंबर वन मोर रिएक्शन जो हमने लिखी है इसमें, दैट इज, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, आई विल राइट दिस हियर लाइक दिस रिएक्शन, यू हैव NO2 प्लस F2, this gives you twice NO2F। again beta this is a complex reaction, this is a complex reaction। और अगर आपको इसका मैकेनिज्म भी बेटा याद है, मैं इसके लिए आपके मैकेनिज्म भी लिख देता हूं। यहां पर हमारे पास NO2 बेटा ये कंबाइन करता है फ्लोरीन के साथ, क्या देता है? NO2F प्लस फ्लोरीन। बेटा यही फ्लोरीन एक और NO2 के साथ कंबाइन करता है और बेटा बना देता है हमारे लिए NO2F। जस्ट ऐड देम, यू विल फाइंड दिस फ्लोरीन गेट्स कैंसल्ड आउट, बेटा आपके पास रिएक्शन आ जाएगी ट्वाइस NO2 प्लस F2, दिस गिव्स यू ट्वाइस NO2F। नाउ सिंस दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बेटा मैं अगर आपसे कहूंगा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो बेटा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखूं क्या? ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, R इज इक्वल टू, बेटा आई विल राइट दिस K इंटू concentration of NO2 raised power alpha into concentration of F2 raised power beta। I don't know what is the order with respect to NO2, what is the order with respect to F2 just by seeing the reaction, because the reaction is a complex reaction। सर क्या ये ऑर्डर 2 और 1 हो सकता है? मतलब क्या मैं इसको 2 रेज करूं और इसको 1 रेज करूं? बेटा हो सकता है, बट डायरेक्टली ये बोलेंगे कि ये 2 और 1 ही है, इट इज नॉट पॉसिबल। हमें ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना होता। हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये अल्फा और बीटा वाकई में क्या आ जाए, 2 और 1 ही आ जाए, बट वी रियली डोंट नो इन द इनिशियल स्टेजेस कि क्या ये 2 और 1 भी है। बेटा ये 2 और 1 भी हो सकता है, ये इससे कुछ अलग भी आ सकता है, ये 0 0 भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी इंटीजर, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख कर ही हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड क्लियरली। ठीक है, ओनली बेस्ड ऑन एन एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डायरेक्टली से what is the overall order of the reaction, or we can say what is the order with respect to individual components or individual reactants। ठीक है, सो ठीक, हाँ अब बेटा जैसे आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको इस पर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा बेटा, आप उससे देखोगे कि आपको कितना क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय डूइंग दिस वंस यू गेट यूज्ड टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है बेटा, अच्छा वो करने से पहले भी मैं आपको पहले क्वेश्चंस ही करवा देता हूं। आई हैव दिस क्वेश्चंस रिटन, तो ये क्वेश्चंस जो है बेटा, अच्छा हाँ एक चीज तो मैं बताना आपको भूल ही गया कि मैंने एक और चीज भी लिखी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वर्ड? के क्या था? या तो मैंने बोला था उसको रेट कांस्टेंट, या तो बेटा मैंने उसको बोला था स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब देखिए बेटा, अभी फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज पावर बीटा। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन लिखी थी। अब चूंकि मैंने A और B को रेज किया है अल्फा और बीटा, बेटा इफ आई से इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1, और बेटा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ B को भी क्या ले लें 1, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? R इज इक्वल टू K। नाउ यू जस्ट फाइंड इट आउट। मैंने लिखा था कि K इज नोन एज द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो बेटा वही तो पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पर K किसके बराबर आ गया? R के बराबर। लेकिन K कब होता है रिएक्शन की रेट के बराबर? जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी लोगे।
अगर आपने रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं ली बेटा, तो R कभी भी K के बराबर नहीं आएगा. दैट इज वाई when the concentration of reactants is taken as unity, the rate of the reaction becomes equal to बेटा किसको बराबर होता है? becomes equal to rate constant. This relation, that is R is equal to K, is not possible for any other value of concentrations. अगर आप concentration का कोई और वैल्यू उठाओगे बेटा, R कभी भी K के बराबर नहीं आएगा. When the concentration of the reactant is taken as unity, the rate of the reaction becomes equal to rate constant. That is why K is also known as specific reaction rate. यानी कि K जो है ये उस रिएक्शन का रेट है जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को आप यूनिटी लोगे. अगर आपने यूनिटी ले लिया है बेटा, तो नो मैटर व्हाट अल्फा एंड बीटा इज, द रेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. आई होप बेटा ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा. ठीक है. हाँ, अब देखिए बेटा कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. देखो बेटा, जब भी आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना होता है, मैंने आपको बोला है यू अप्लाई इट ऑन एलिमेंट्री रिएक्शंस. लेकिन हम एक चीज और पढ़ चुके हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर एक स्टेप होता है वो खुद में क्या है? वो खुद में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है. ठीक है. असल में जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, और जो रिएक्टेंट्स को बेटा रेज करते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स को रेज करते हैं वो हम किसी तरीके से कैलकुलेट करके ले आते हैं. कहाँ से? वो हम कैलकुलेट करके ले आते हैं उसके मैकेनिज्म के हर एक इंडिविजुअल स्टेप से. पर्टिकुलरली बेटा कहाँ से? उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से. Now you know that a reaction's rate is determined by the rate determining step, or in other words we can also say by the slowest step of the reaction. रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा, उसका जो रेट होता है वही तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कहलाता है. देखिए बेटा, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर यही रिएक्शन बेटा हम ले, देखो इस रिएक्शन के बारे में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, ठीक है, अबाउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है. देखो बेटा, अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करें, कंसिडर अ रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, दिस गिव्स अस प्रोडक्ट्स. ठीक है बेटा. अब यहां पर देखिए, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, व्हाई डोंट वी राइट प्रोडक्ट्स? बिकॉज रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो बेटा प्रोडक्ट्स का काम नहीं होता है. किसका काम होता है? रिएक्टेंट्स का. किसका काम होता है? रिएक्टेंट्स का काम होता है. नाउ यू जस्ट सी, अनलेस देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन जनरली आप देखोगे बेटा प्रोडक्ट्स को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है. ठीक है. नाउ अगर बेटा मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सो बेटा ये है K इंटू A रेज पावर अल्फा इंटू B रेज पावर बीटा. ठीक है. अब ध्यान दीजिएगा बेटा, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू A, और बेटा अगर बीटा इज नॉट इक्वल टू B, अगर अल्फा A के बराबर नहीं है और बीटा B के बराबर नहीं है, तो बेटा हम कहेंगे 100% confirmed that reaction is complex. बेटा अगर अल्फा A के बराबर नहीं है और बीटा B के बराबर नहीं है, what was this A, what was this B? बेटा ये है ना A और B के कोफिशिएंट. जाहिर सी बात है बेटा, अगर अल्फा A के बराबर नहीं आया और बीटा B के बराबर नहीं आया, तो हमें 100% ये कंफर्म पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अल्फा इज इक्वल टू A और बेटा बीटा इज इक्वल टू B, then the reaction may or may not be complex. ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं. मान लीजिए बेटा अल्फा इज इक्वल टू A आ गया, और मान लीजिए बेटा बीटा इज इक्वल टू B आ गया, लेकिन बेटा इसका कतई मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन सिंपल ही थी.
अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या बोल रहे हो। कभी बोल रहे हो कि अगर अल्फा ए के बराबर और बीटा बी के बराबर तो रिएक्शन सिंपल है, लेकिन यहाँ पर जो आपने ये पॉइंट लिखा, यहाँ पर आपने लिखा मे और मे नॉट बी। ठीक है, तो बेटा एक चीज समझ लीजिएगा, अगर एक रिएक्शन में अल्फा ए के बराबर नहीं है, बीटा बी के बराबर नहीं है, तो 100% कंफर्म तो ये चीज है कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर अल्फा ए के बराबर है और बीटा बी के बराबर है, कोई जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन सिंपल हो सकता है फिर भी ये रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। असल में बेटा मैंने आपसे कहा ना, जब हमने वो अल्फा और बीटा निकाला था ना थोड़ी देर पहले लॉग का इस्तेमाल करके, बेटा आप सोचिए ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस। हो सकता है ना उन कैलकुलेशंस को करने के बाद अल्फा का वैल्यू वही आए जो ए दिया गया है, बीटा का वैल्यू वही आए जो बी दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्या उस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं था? यस, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म तो था, there was mechanism of that reaction, but still after calculations the value of alpha comes out to be a, the value of beta comes out to be b, so the reaction was complex. कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा अगर ए आ गया बीटा अगर बी आ गया हम रिएक्शन को सिंपल कहेंगे, नो इट्स नॉट नेसेसरी। अल्फा ए आ जाए बीटा बी आ जाए, हम कह सकते हैं कि रिएक्शन या तो सिंपल है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। 100% हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर अल्फा ए के बराबर नहीं बीटा बी के बराबर नहीं, 100% इज कंफर्म दैट द रिएक्शन वाज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि कैलकुलेशंस करने के बाद ना बेटा, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कैलकुलेशंस करने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अल्फा ए के ही बराबर आ जाए और बीटा बी के ही बराबर आ जाए। लेकिन आपने अल्फा और बीटा निकाला कहाँ से? एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि वो रिएक्शन क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी, इसीलिए बेटा हमने डायरेक्टली नहीं लिखा। अब अल्फा ए आ गया बीटा बी आ गया, तो डज दैट मीन कि हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप सिंपल मान लें? नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशंस अल्फा एंड बीटा मे टर्न आउट टू बी the same as the coefficients of A and B in the original given reaction, but it never means that the reaction was simple and we wasted our time. The reaction may be simple or it may be complex. तो बेटा इन दो पॉइंट्स में तो डिफरेंशिएट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा, if order with respect to any component या बेटा मैं कहूंगा reactant is जीरो या नेगेटिव या बेटा फ्रैक्शन। ठीक है, अगर किसी के भी रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया या फ्रैक्शन आ गया, 100% कंफर्म्ड दैट रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। 100% कंफर्म्ड दैट रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, सिंपल कभी नहीं हो सकती है। बोलो क्यों? देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा क्यों है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस मोर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कोई भी सिंपल रिएक्शन की, कोई भी सिंपल रिएक्शन, बेटा वो सिंपल रिएक्शन, कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन, लेट अस सपोज A plus B gives products, let this be a simple reaction, A plus B gives products। ठीक है, let this be a simple reaction। बेटा अगर ये सिंपल रिएक्शन होती तो A को क्या रेज पावर होता 1, B को क्या रेज पावर होता 1। ठीक है, अब जरा बेटा ये चीज सोच के देखिए ना, मैंने क्या कहा, इफ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट यानी कि रिएक्टेंट इज जीरो। बेटा अगर जीरो, तो जीरो का मतलब क्या होता, बी के आगे कितना लिखा होता, जीरो, बट डज दैट होल्ड एनी लॉजिक? यू राइट जीरो बी। जीरो बी का मतलब आपने बी लिया ही नहीं है, लेकिन तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं जब तक ए के साथ कौन मौजूद नहीं होगा, जब तक बी नहीं होगा। बी के सामने जीरो लिखने का मतलब आप बी के मोल्स को ही गायब कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए बेटा जीरो कभी होगा नहीं। लेकिन फिर भी मान लीजिए बेटा, अगर हमें जीरो आ गया और रिएक्शन में बी दिख रहा है, अगर ये सिंपल होती, ऑर्डर जीरो आ गया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि बी है और जीरो भी है विद रिस्पेक्ट टू बी, बेटा 100% कंफर्म है कि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं। बिकॉज बेटा अगर सिंपल होती तो बी को क्या रेज हो जाता, तो बी को क्या रेज हो जाता, जीरो हो जाता। तो क्या इस रिएक्शन में बी होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, बट बी है और फिर भी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो है। 100% कंफर्म बेटा ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब ये भी बेटा नेगेटिव के लिए भी, मान लीजिए बेटा अगर मैं इस रिएक्शन को कहूं कि बी के रेस्पेक्ट में ये -1 है, बी के रेस्पेक्ट में, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी कहा ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव। नाउ लेट अस सपोज दैट द ऑर्डर इज नेगेटिव। मान लीजिए बेटा यही होती रिएक्शन और मैं कहता R इज इक्वल टू K इंटू A रेज पावर 1 इंटू B रेज पावर -1। तो याद कीजिए ना, सिंपल रिएक्शंस में क्या रेज किया जाता है,
जो उसका कोफिशिएंट होगा। बेटा अगर आपने कहा b के रेस्पेक्ट में ये -1 है, तो यहाँ पर असल में ऐसे रिएक्शन थोड़ी होनी चाहिए थी, इट शुड बी a माइनस बी, लेकिन ऐसे क्या रिएक्शन लिख रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखते हैं ना। We don't write anything like this a minus b। इसका मतलब अगर वो नेगेटिव रेज हुआ है 100% कंफर्म बेटा रिएक्शन क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी। बिकॉज a प्लस बी देखकर तो हमें ये पता लगता है कि b को रेज होना चाहिए था 1, लेकिन आया क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ही बेटा ये रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। और बेटा फ्रैक्शन भी उसी तरीके से, फ्रैक्शनल अगर ऑर्डर आ गया, मान लीजिए बेटा अगर r इज इक्वल टू k इंटू ए रेज पावर समथिंग 1 आ गया, और मान लीजिए बेटा b रेज पावर 2/3 आ गया, ठीक है। हमें दिख रहा था कि अगर ये सिंपल होती तो b को रेज होना चाहिए था 1, लेकिन क्या रेज हो गया है बेटा, b को रेज हो गया है 2/3। क्या रेज हो गया है, 2/3। व्हाट डू यू मीन बाय 2/3? 2/3 का मतलब तो फिर ये रिएक्शन नहीं है ना बेटा, 2/3 का मतलब ये रिएक्शन होनी चाहिए थी a प्लस 2/3 इंटू बी गिव्स प्रोडक्ट्स। लेकिन हमने तो रिएक्शन सिंपल किसको माना था, सपोज किया था a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, लेकिन चूंकि b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गया, फ्रैक्शनल आ गया बेटा, हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये रिएक्शन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक। इस तरह के बेटा आपको ऑर्डर्स का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज बेटा ये सारी चीजें आपको गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। जीरो होने का मतलब वो कंपोनेंट है ही नहीं बेटा, ये क्या मकसद हुआ, आप कह रहे हो रिएक्शन में वो कंपोनेंट है भी और उसके रेस्पेक्ट में वो ऑर्डर जीरो भी है, सो बेटा वो कंपोनेंट तो नहीं होना चाहिए था ना फिर, अगर वो रिएक्शन सिंपल होती। तो अगर वो सिंपल नहीं है 100% गारंटीड बेटा वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लीजिए वो ऑर्डर किसी के रेस्पेक्ट में भी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब बेटा असल में होना चाहिए था a माइनस बी, लेकिन आप तो रिएक्शन को लिखते हो ना a प्लस बी। इवन बेटा अगर आप ये भी सोचो ना, अगर हमारे पास रिएक्शन होना ऐसे, मान लीजिए a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट्स, मान लीजिए बेटा रेट लॉ में हमें आ गया k इंटू ए रेज पावर 1 b रेज पावर 2 -2, फॉर एग्जाम्पल -2 आ गया। अब बेटा अगर -2 आ गया, इसको तो रेज होना चाहिए था 2 अगर ये सिंपल होती, लेकिन रेज क्या हो गया है -2, तो बेटा पता चल गया बेटा ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर बेटा मैं कहूं इसी रिएक्शन के लिए r इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी रेज पावर, मान लीजिए बेटा 0.5 रेज हो गया, बेटा होना जो चाहिए था ना रेज 2, लेकिन हुआ क्या है 0.5। फ्रैक्शनल कभी नहीं होता, फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है बेटा हम उस रिएक्शन के आगे क्या लिखेंगे, मतलब हम कभी भी रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखते ना, वी वोंट लीव द रिएक्शन लाइक दिस, आधा मोल ऐसे नहीं लिखते हैं रिएक्शन को बेटा। रिएक्शन में सिंपल चीजें होती है, सिंपल रिएक्शन मतलब ये होता 2a प्लस बी या कुछ और होता बेटा, तब जाकर हम ये कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में मे बी बेटा ये भी एक सवाल उठेगा, नहीं सर आप ये देखिए, देखो मैं बताता हूं, जैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू एंड ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर टू यू कि आखिर हम ये क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा आपको मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन लिखी a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। और मान लीजिए बेटा दिस इज, लेट अस सपोज सपोज इट इज अ सिंपल रिएक्शन, इट इज अ सिंपल रिएक्शन। बेटा अगर ये सिंपल रिएक्शन होती तो r किसके बराबर होना चाहिए था, k इंटू ए रेज पावर 1 इंटू बी रेज पावर 1 होना चाहिए था। अब मैंने अभी आपसे कहा कि अगर किसी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना आ गया, फ्रैक्शनल आ गया या नेगेटिव आ गया या जीरो आ गया, तो आप बोलोगे वो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स, 100% कंफर्म। मान लीजिए बेटा लेट इसका ऑर्डर जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा वो आया k इंटू, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, b रेज पावर 1/2। होना क्या चाहिए था, होना 1 रेज चाहिए था, लेकिन रेज क्या हो गया है, फ्रैक्शन। और अगर हम यही मान के चलें कि रिएक्शन अभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो क्या बेटा ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब आप कहोगे सर इसमें भी क्या बुराई है, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है बेटा अगर ये ऐसे ही आप लिख सकते हो तो जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये रिएक्शन बनती ना फिर ऐसे, ठीक है। और अगर ये सिंपल ही होती बेटा तो r किसके बराबर होना चाहिए था, k इंटू ए रेज पावर 2 इंटू बी रेज पावर 1, तब तो ये रेट ला एक्सप्रेशन होना चाहिए था। लेकिन इसका रेट ला एक्सप्रेशन क्या आ गया है, 1 प्लस 1 और 1/2, 1 और 1/2, मतलब आपको a के सामने कितना रखना है 1 और b के सामने कितना रखना है 1/2। वी जनरली डोंट कीप द रिएक्शन लाइक दिस, a और 1/2। रिएक्शन क्या दी थी हमें, रिएक्शन हमें दी थी a प्लस बी, हमें क्या आ गया a रेज पावर 1 b रेज पावर 1/2। तो जब भी ऑर्डर किसी के रेस्पेक्ट में भी फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा, द रिएक्शन इज 100% गारंटीड, इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर अगर किसी के रेस्पेक्ट में जीरो आ गया, ठीक है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स है।
अगर किसी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ गया तो वो भी कॉम्प्लेक्स है, और अगर किसी के रेस्पेक्ट में वो बेटा क्या आ गया, फ्रैक्शनल आ गया, तो वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाँ, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जो है वो जीरो भी आ सकता है, ओवरऑल ऑर्डर जो है बेटा वो फ्रैक्शन भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स के साथ, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फ्रैक्शनल आ गया, जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, तो बेटा आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फ्रॉम दैट यू विल गेट। अगर आपको कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन बेटा ऐसे आ गया ना, k इंटू ए रेज पावर जीरो इंटू बी रेज पावर जीरो, बेटा इट इज कंफर्म्ड ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कंफर्म्ड, 100% कंफर्म। क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में जीरो, मतलब आप ये क्या बोलना चाहते हो, ए नहीं था। बी के रेस्पेक्ट में भी जीरो, तो क्या आप ये कहना चाहते हो बी भी नहीं था, तो बेटा रिएक्शन कैसे चल रही थी। सो इवन अगर आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा आ गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कंफर्म, कोई डाउट इसमें नहीं है। दूसरा बेटा अगर आपके पास ये है आर इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूंगा बेटा के इंटू ए रेज पावर वन इंटू बी रेज पावर वन, मतलब जो इनके कोफिशिएंट्स थे बेटा वही रेज हुए हैं। मैंने इसके लिए क्या कहा था, इट मे और मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम देख कर ही हमेशा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप में, यानी कि जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, उसमें हो सकता है कैलकुलेशन करके, जो मैंने आपको कहा अल्फा बीटा वही आए जो क्या होगा, ए और बी। अब अल्फा बीटा तो हमने तब यूज किया था जब वो कॉम्प्लेक्स थी। अब कॉम्प्लेक्स में सॉल्व करने के बाद भी अगर अल्फा बीटा वही आए जो उसके बैलेंस्ड कोएफिशिएंट थे, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंपल बन गई? नहीं, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, एज सिंपल एज दैट। अगर बेटा कभी भी आपको r इज इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर फॉर एग्जाम्पल 1/3 आ गया, ठीक है, और b रेज पावर मान लीजिए बेटा 2/3 आ गया, बेटा हम कहेंगे 100% कंफर्म्ड रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन में ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर क्या फ्रैक्शनल हो सकता है? यस, ओवरऑल ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बट विद रिस्पेक्ट टू any component can it be fractional? Yes, it can be fractional with respect to individual components, but that necessarily means that the reaction is not a simple one, rather it is a complex reaction. ठीक है, और कभी कभी बेटा अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे आ गया ना, k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ b, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी आ गया, अब b को जब आप ऊपर ले आओगे ना बेटा, ये क्या बनेगा, सॉरी, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम r इज इक्वल टू k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b रेज पावर -1। इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ गया बेटा, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन क्या है, 100% कंफर्म, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। चलिए बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। लेट्स मूव अहेड। अब देखिए बेटा कैसे ये हम करते हैं, क्या चीजें होती हैं, तो उस हिसाब से हम सीखेंगे। देखो बेटा पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चंस भी बेटा अभी करेंगे, लेकिन पहले जरा इसको भी पढ़ ले, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, what do you mean by molecularity of the reaction? Molecularity is simply the number of molecules taking part in the rate determining step of the reaction. ठीक है, देखो बेटा, what is this? It is the number of molecules of the reactants taking part in the rate determining step of the reaction. In the rate determining step of the reaction, RDS यानी कि rate determining step में कितने molecules हैं reactants के, उसके नंबर को ही बेटा हम molecularity कहते हैं। ठीक है, it is also defined as the number of molecules suffering effective collision within
द सेम प्लेन, विद इन द सेम प्लेन। तो एक प्लेन में कितने मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कोलिजन होता है बेटा, उसको भी कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5, तो बेटा ये क्या है, ये है PCl3 प्लस Cl2। वी नो दैट दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बेटा अब सोचिए, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन का जो स्टेप होता है वही तो उसका RDS भी होता है। बेटा इसके सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्ट किया है, PCl5 के एक मॉलिक्यूल ने पार्ट किया है। तो बेटा हम कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्या बोला जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बेटा अगर मेरे पास एक रिएक्शन ऐसे हो, मान लीजिए H2 प्लस I2, दिस गिव्स अस ट्वाइस H। ये भी तो एक क्या है, ये भी तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन है। तो बेटा इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्ट किया है, इसका एक, इसका दो। तो बेटा आई कैन से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज 2, या बेटा इस रिएक्शन को कहा जाएगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहा जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ इफ यू जस्ट एनालाइज दिस, चूंकि ये सिंपल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा मुझे जरा इसका ऑर्डर बताना, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी तो बेटा 1 है, और मैं आपसे कहूं इसका जरा मुझे ऑर्डर बताना, तो आप कहोगे ना इसका ऑर्डर भी क्या है, 2। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन या एक सिंपल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है बेटा, वही उसका मॉलिक्यूलैरिटी भी होता है। सो वी कैन गेट ए रिजल्ट फ्रॉम दिस फॉर ए सिंपल रिएक्शन, जो भी हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन होगी बेटा, हम कहेंगे उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर इक्वल। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर इक्वल। और किसके लिए, एक सिंपल रिएक्शन के लिए, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है और जो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। अब एक और मसला जो आपके साथ आया होगा वो ये होगा कि जब मैंने ये लिखा कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सफरिंग इफेक्टिव कोलिजन्स इन द सेम प्लेन। ठीक है बेटा, देखिए अगर बेटा मैं इस बोर्ड को एक प्लेन मान लूं, और मान लीजिए बेटा मैंने इस पर एक बॉल रख दी, ठीक है। अब इस बॉल्स के साथ जितनी बॉल्स इफेक्टिव कोलिजन कर सकती हैं एक ही प्लेन में रहते हुए बेटा, उसको कहा जाएगा मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहां से दूसरी बॉल लाई, क्या ये दोनों इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं विद इन द सेम प्लेन, मतलब इन दोनों बॉल्स को किसी को भी बाहर नहीं आना है, इसी प्लेन पर रहकर इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना है। यस, दिस कैन हैपन। बेटा लेट अस एज्यूम कि मैं तीसरी बॉल भी ले आऊं, क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों बॉल्स एक ही प्लेन में रहकर इफेक्टिव कोलिजन करें? यस, दिस इज पॉसिबल। इफेक्टिव का मतलब क्या, हर एक के साथ, मतलब अगर मैं बेटा इस बॉल को A मान लूं, इसको B मान लूं और इसको C, इफेक्टिव का मतलब बेटा A और C को भी अच्छे से टकराना है, C और B को भी अच्छे से टकराना है, और A और B को भी अच्छे से कोलाइड करना है। दैट कॉम्बिनेशन कैन बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा, दैट कॉम्बिनेशन कैन समथिंग बी लाइक दिस। सो यस, इट इज अचीवेबल दैट द थ्री बॉल्स can collide effectively by remaining in the same plane. But now let us consider the case of 4. बेटा अगर आप 4 की बात करोगे, मेरे पास 4 बॉल्स हैं, ठीक है, 1, you have 2, you have 3, you have 4. बेटा this is ball A, this is ball B, this is ball C, this is ball D. मैं आपसे कहता हूं क्या आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि ये चारों की चारों बॉल्स इफेक्टिवली कोलाइड करें एक दूसरे के साथ, बट बाय रिमेनिंग इन द सेम प्लेन? मे बी आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम इसको ऐसे रखेंगे। जरा बेटा सोच के देखना, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। कैन वी थिंक लाइक दिस? ए और बी ने मान लिया मैंने इफेक्टिव कोलिजन कर लिया, बेटा ए और सी ने मान लिया इफेक्टिव कोलिजन किया, क्या ए और डी ने इफेक्टिवली कोलाइड किया? नहीं हो सकता विद इन द सेम प्लेन। हाँ, आप कहोगे नहीं सर, आप ऐसे कीजिए, ये 3 बॉल्स नीचे वाले प्लेन में और बेटा एक बॉल उसके ऊपर रख दो। लेकिन बेटा आप सोचो ना, आपने तो प्लेन चेंज कर लिया ना, आपको तो बोर्ड से बाहर निकलना नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू रिमेन इन द सेम प्लेन। बट इफ यू आर टेकिंग द 4th बॉल अबव द 3 बॉल्स, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द प्लेन ऑफ द 4th बॉल। उसको नहीं मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करने के लिए आपको सेम प्लेन में देखना है कितने इफेक्टिव कोलिजन्स पॉसिबल हैं, और इस एग्जांपल को देखकर हमें ये पता चला कि 3 इफेक्टिव कोलिजन्स पॉसिबल हैं, मतलब
3 पार्टिकल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल है, 4 के बीच में पॉसिबल नहीं है बेटा, इसीलिए कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, molecularity of the reaction has been found to be क्या बेटा, 0 लेस और इक्वल टू molecularity, वैसे molecularity 0 तो नहीं हो सकती, उससे बड़ी ही होगी, और लेस और इक्वल टू 3, मतलब molecularity तो बेटा क्या होगी, 0 से बड़ी ही होगी डेफिनेटली, और 3 से छोटी ही होगी। और एक और खास बात, जब हमने ऑर्डर पढ़ा बेटा, मैंने कहा ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, बेटा मॉलिक्यूलैरिटी की बात करोगे आप मत कहोगे फ्रैक्शनल, आप मत कहोगे नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव मॉलिक्यूलैरिटी? मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है ये हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा और हमेशा होती है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस पॉइंट यू आल्सो नीड टू कंसीडर। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूलना नहीं इस पॉइंट को कि मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। और कहाँ से कहाँ तक लाइक कर सकता है, 0 से लेकर 3 तक, मतलब 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, 4 वाली अभी मॉलिक्यूलैरिटी वाली रिएक्शंस हमें नहीं पता है, रेयर है, होगी भी मत कोई, लेकिन अभी मेरे I don't I'm not able to recall any such reaction which is having a molecularity of 4। तो 3 तक तो बेटा हमें molecularity easily मिल जाएगी। ठीक है, जब molecularity 1 होगी बेटा तो उसको क्या कहेंगे, यूनिमोलिकुलर। जब molecularity 2 होगी उसको बोलेंगे बाईमोलिकुलर। जब molecularity 3 होगी उसको बोलेंगे टर्मोलिकुलर। ठीक है बेटा, अभी 4 वाली हमें पता नहीं है, 5 वाली भी नहीं। ठीक है, 3 तक बेटा हमारे पास पॉसिबल है। और हमने ये पॉइंट भी पढ़ा कि किसी भी सिंपल रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही उसका ऑर्डर भी होता है। ठीक है, तो दिस वाज मॉलिक्यूलैरिटी, और मैंने आपको ये भी बताया कि 3 से ऊपर क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज आपको प्लेन सेम रखकर चारों के बीच में कोलिजन करवाना होगा बेटा, जो पॉसिबल नहीं है कि आप इफेक्टिव कोलिजन करवा पाओ, इसीलिए बेटा मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है। हाँ, आप बोलोगे ऊपर ले जाओ उसको 3 के, तो बेटा फिर तो आपने प्लेन चेंज कर दिया, देन वी डू नॉट डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, हाँ, अब देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पर बेटा एक डिबेट है कि आखिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। देखो बेटा, हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर हमें सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी पूछे तो हम तो डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आप उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज 3। नहीं बेटा, अगर कभी भी आप किसी भी बुक पर देखोगे ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलैरिटी लिखी गई है तो बेटा याद रखिएगा वो हमेशा लिखी गई होती है विद रिस्पेक्ट टू द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई विल गिव एन एग्जांपल। बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन देखी थी, ट्वाइस H2O2, दिस गिव्स मी ट्वाइस H2O प्लस O2। और बेटा आपने एक और रिएक्शन देखी थी कि ट्वाइस NO2 प्लस F2, बेटा ये होता है ट्वाइस NO2F। ठीक है, अब बेटा ये दोनों की दोनों रिएक्शंस क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। सो अगर मैं इनका, अभी मैंने मैकेनिज्म भी लिखा था, NO2 प्लस F2, दिस गिव्स मी NO2F प्लस फ्लोरीन। बेटा फिर एक और NO2 मॉलिक्यूल जिसके साथ ये फ्लोरीन कंबाइन करता है और बनाता है NO2F। नाउ इफ यू आर गोइंग टू ऐड देम, दिस एंड दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, and then you are going to get twice NO2 plus F2, this gives me twice NO2F। बेटा this is the slow step and this is the fast step, और हम जानते हैं slowest step is the rate determining step। अगर बेटा मैं आपसे कहूंगा what is the molecularity of the reaction, so keep this thing in mind, the molecularity is 2। क्यों मैंने कहा 2? because rate determining step में कितने molecules combine कर रहे हैं, 2, तो बेटा इसीलिए इस रिएक्शन की molecularity 2 कही जाएगी, ओवरऑल 2 कही जाएगी। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिफाइन नहीं होती है। बिल्कुल बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं अगर कभी लिखा गया होगा दैट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2, और आपको ये पता होगा कि ये रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा याद रखिएगा जब भी उसने लिखा है ना मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 2, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ठीक है। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रेस्पेक्ट में आपको ये पता चल गया कि 2 है, तो बेटा आपको ये पता चलना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब मैकेनिज्म लिखा जाएगा और उसका जब आरडीएस लिखा जाएगा तो उसके रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स टोटल में होंगे, 2। अगर उसके आरडीएस में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो उस रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और अगर उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है और उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो हर एक का एक एक होगा, आधा वादा नहीं यहाँ पर होता है। तो जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, वी विल से दैट दिस रिएक्शन, ओवरऑल दिस रिएक्शन इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, molecularity is not defined for a complex reaction, but if sometimes it is written for a complex reaction that its molecularity is 2, 1 or 3, then keep this thing in mind, it is always with respect to the rate determining step. Molecularity हमेशा और हमेशा एक एलिमेंट्री स्टेप की दी जाती है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन की दी जाती है, लेकिन हम जानते हैं ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप खुद में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जाहिर सी बात है बेटा, उसी एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कंसिडर की जाती है। लेकिन बेटा अगर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कभी ऑब्जेक्टिव आ गया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और नॉट डिफाइंड उसमें ऑप्शन है, तो याद रखिएगा आपको नॉट डिफाइंड पर ही क्लिक करना है, टिक करना है। ठीक है, क्लिक इसलिए अगर आप जेई मेंस दे रहे हो और टिक इसलिए अगर आप नीट दे रहे हो। लेकिन बेटा अगर आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई हो, तो बेटा मान लीजिए यही रिएक्शन एग्जाम में आ गई और आपको ये पता है कि दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नाउ यू नीड टू गो फॉर मॉलिक्यूलरिटी, आंसर देना है। और आप आंसर में आपको पता ही नहीं है कि आपको ये आपको ये पता है कि मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिफाइन नहीं होती है, लेकिन नॉट डिफाइंड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बेटा याद रखिएगा उस वक्त वो पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आरडीएस। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन का अभी मैंने मैकेनिज्म लिखा था कि इसका H2 plus O2, this gives me H2O plus nascent oxygen. Nascent oxygen दूसरे के साथ कंबाइन करके बेटा क्या देता है, this gives you O2. Now if I am going to, if I am going to add them, this is going to give me twice H2O2 gives twice H2O plus O2. Now this is the slowest step और बेटा this is the fast step. अब सोचिए स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स ने बेटा पार्ट किया है, 1 मॉलिक्यूल ने पार्ट किया है। आई विल से दैट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ द ओवरऑल ऑर्डर इज बीइंग आस्क्ड एंड द ऑप्शंस कंटेन्स नॉट डिफाइंड, then not defined is the most appropriate answer. But if the options do not include not defined, then keep this thing in mind that the reaction is asking you about the molecularity in terms of RDS. ठीक है, तो उस हिसाब से बेटा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, molecularity of a complex reaction, molecularity of a complex reaction, molecularity of a complex reaction is not defined, but if sometimes the value of molecularity is given, it is with respect to rate determining step या फिर slowest step of the रिएक्शन। तो बेटा इसका प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडरेशन में लेना होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, ये था हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। Now let us jump to one more topic, that is some questions हम बेटा यहाँ पर कर लेते हैं, उससे हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा पहले मैं कुछ और बताऊं आपको। देखिए बेटा अभी हमने देखा था फ्रॉम रेट लॉ, हम एक टॉपिक है बेटा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के, जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स क्या है बेटा, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं कभी भी लिखूंगा रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट किसके बराबर है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर, जो भी होगा बेटा यहाँ पर जो भी होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए बेटा मैंने लिखा अल्फा, ठीक है, ए रेज पावर अल्फा मैंने लिख दिया।
नाउ यू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके पास ये क्या है, कंसंट्रेशन है, और मान लीजिए यहाँ पर एक और भी हो, बी रेज पावर बीटा, चलिए ये भी होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे के की यूनिट्स बेटा बोलने हैं। रेट के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट आर द रेट के यूनिट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर बेटा आपके पास क्या है, के। बेटा बोलिए इसके यूनिट्स क्या है, के की यूनिट्स क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन, सो दिस इज मोल, या पहले मैं कंसंट्रेशन ही लिखूं क्या यहाँ पर, चलो पहले मैं कंसंट्रेशन ही लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन रेज पावर अल्फा into concentration raised power beta. So if I just try to multiply this, I will say it is concentration raised power alpha plus beta, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा को बेटा थोड़ी देर के लिए हम चाहें तो लिख सकते हैं n के बराबर, ठीक है। तो k की यूनिट्स क्या होंगे बेटा, k की यूनिट्स ध्यान रखिएगा, देखो दिस इज कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रेज पावर n, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इसको करूं बेटा, दिस बिकम्स कंसंट्रेशन रेज पावर 1 माइनस n इंटू टाइम रेज पावर -1, यानी कि k के यूनिट्स बेटा क्या होते हैं, कंसंट्रेशन रेज पावर 1 माइनस n इंटू t रेज पावर -1। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ k, ठीक है। These are the units of K. T stands for time, C stands for concentration. और अगर आप concentration को आप change भी करना चाहते हो, even if you want to change this, बेटा you can again go for this. देखो कैसे, K is equal to concentration किसके बराबर, मान लीजिए molarity, that is moles per unit volume, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ mole raised power, ध्यान दीजिएगा 1 minus n, नीचे क्या आता, वॉल्यूम रेज पावर -1 माइनस n, लेकिन अगर मैं उस वॉल्यूम को बेटा ऊपर ले आऊं, ये बनेगा ना वॉल्यूम रेज पावर n-1, और बेटा यहां पर बन जाएगा time raised power -1. So these are the units of K. These are the units of K which you should keep in your mind. ठीक है, mole raised power 1 minus n into volume raised power n-1 into time. अब बेटा वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया होता है जनरली लीटर्स में ना, तो बेटा आप कह सकते हो K is equal to mole raised power 1 minus n into liter raised power n-1 into time raised power -1, ठीक है। टाइम का आप कोई भी यूनिट दिया हो, पर सेकंड हो, पर आवर हो, पर डे हो, पर मंथ हो, पर ईयर हो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट व्हाट इज दिस n, द n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बेटा देखो जब हम आगे बढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, तो हमें एक चीज पढ़नी होगी, हाउ डू यू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा ऑर्डर को निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट यूज करना पड़ता है, यस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, ऑर्डर को बेटा हम कुछ और मेथड से भी डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। कुछ मेथड्स होंगे, एक तो बेटा वही वो टेबल वाला जो मैंने आपसे कहा था, जिसमें आप एक को कांस्टेंट रखते हो, दूसरे को वेरी करते हो और फुल रेट को मेजर कर लेते हो, लेकिन बेटा कुछ और भी यूनिट्स हैं, कुछ और भी तरीके हैं जहां से हम इसको पता कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका बेटा ये भी है, के के यूनिट्स देखकर भी बेटा हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, बेटा मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू 0, जिसको बेटा हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा जरा बोलिए उस वक्त के यूनिट्स क्या होंगे, तो n का वैल्यू कितना डालना है, 0, सो दैट इज इक्वल टू मोल, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पर लीटर, और बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए टाइम सेकंड्स में दिया गया है, या फिर मैं ऐसे ही रखता हूँ, और बेटा ये आएगा टाइम इनवर्स। तो बेटा अगर आपके पास, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको मोस्टली के का वैल्यू दिया गया होगा अलोंग विद द यूनिट्स, तो अगर आपको यूनिट्स के दिख गए, मान लीजिए 5 मोल्स पर लीटर पर डे, 5 मोल्स पर लीटर पर डे, तो बेटा आपको पता चल जाएगा वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, ठीक है। बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा इफ मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, आप देखोगे ये क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के यूनिट्स क्या होंगे, मोल रेज पावर, n का वैल्यू 1 तो 0, यहां पर भी 1 माइनस 1 0, बेटा ये सिर्फ बनेगा टाइम इनवर्स। मतलब बेटा अगर आपको कभी भी एग्जाम में के का वैल्यू दिया गया है 5 पर सेकंड, और उसकी यूनिट्स क्या दी हैं 5 पर सेकंड, आपको पता चल जाएगा के की यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोल और लीटर के हिसाब से, तो मतलब वो सिर्फ किस पे वेरी कर रहा है, टाइम पर वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब बेटा वो जरूर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। सो इफ इट इज टाइम इनवर्स, जैसे बेटा मैं आपसे कहूंगा अगर आपके पास के का वैल्यू दिया है 5 सेकंड इनवर्स, तो बेटा आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसका यूनिट इन्वॉल्व है, किसका, टाइम का इन्वॉल्व है, तो बेटा जाहिर सी बात है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर बेटा मैं आपसे कहूंगा
इफ n इज इक्वल टू 2 मतलब बेटा आपके पास होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा k की यूनिट जरा बोलिएगा, क्या ये बनेगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। रेस पावर आता ना 1 माइनस एन, बेटा रेस पावर हो जाएगा सिर्फ -1 और यहां पर आ जाएगा टाइम रेस पावर -1, जिसको बेटा आप ये भी लिख सकते हो लीटर पर मोल टाइम इनवर्स। तो बेटा ये किसके लिए खास है? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए खास है। मतलब बेटा अगर आपको एग्जाम में मान लीजिए के दिया गया होगा 3 लीटर्स पर मोल और यहां पर लिखा गया होगा सेकंड इनवर्स, तो आपको पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? सेकंड ऑर्डर की है। इसी तरह से बेटा आप n के वैल्यूज वैल्यू करते जाओ, आप देखोगे हर एक के लिए जो k के यूनिट्स होंगे दोज विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स दिस k फॉर्म्स ए मेथड थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट what is the order of the reaction। और जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा भी there are different ways, there are different methods in which we can come to know about the order of the reaction, and units of k is one such method where we can determine what is the order of the reaction। ठीक है, वहां पर जब हम पहुंचेंगे तो मैं सीधे ही आपको बोलूंगा कि हमने वहां पर पढ़ लिया है, so I don't need to repeat at that point of time। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, उससे हमें बेटा और क्लियर हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, हमें बेटा दिया गया है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये बहुत जल्दी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, सो दीज आर नॉट दैट मच। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, क्या रिएक्शन है बेटा? 2a प्लस b, दिस इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमें एक रिएक्शन दी गई है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑर्डर इज सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड -1 विद रिस्पेक्ट टू b। क्या इसी में कह रहा है ऑर्डर इज 2 विद रिस्पेक्ट टू a एंड -1 with respect to b, write the rate law expression, write the rate law expression। आप इसके लिए क्या लिखो? आप इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो। ठीक है बेटा, हमें पता है द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 2 एंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज -1। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो लिखना बेटा बहुत आसान है, r इज इक्वल टू k इंटू a रेज पावर 2 इंटू b रेज पावर -1। बेटा यही इसका आंसर। नाउ अब बेटा यहां पर मेरा वो पॉइंट फिर से आ जाएगा, द ऑर्डर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, हेंस दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कंफर्म्ड, द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड बेटा अगर वो आपसे इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर पूछता है तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में तो 2 है और उसके रेस्पेक्ट में -1 है, तो बेटा इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओवरऑल, but second order with respect to a, -1 order with respect to b, that you need to keep in your mind। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद ये बेटा कह रहा है if concentration of a is doubled, फिर ये कह रहा है, हाँ देखो बेटा अब आप ये सोचोगे कि इसने यहां पर क्या कहा है, यहां पर आपके पास कुछ और भी है। इसका मतलब भी बेटा क्या है, देखो क्या मतलब, अगर आपके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया ना k इंटू ए रेज पावर 2 b रेज पावर -1, देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल्ड, अगर हम a की कंसंट्रेशन को डबल कर दें एंड b इज केप्ट कांस्टेंट, एंड b इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि बेटा यहाँ पहले ही जानते हैं अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है और आपको देखना है कि एक फंक्शन का इफेक्ट क्या है, एक फंक्शन का इफेक्ट क्या है दूसरी फंक्शन पर, मतलब मेरा मतलब ये है बेटा एक फंक्शन का नहीं, एक वेरिएबल का क्या इफेक्ट है फंक्शन पर। जैसे मान लो बेटा y इज इक्वल टू आपको मिल गया 3x² प्लस 2z। ठीक है, 3x² प्लस 2z। अब देखो y किस किस का फंक्शन है, x और z का। अब आप चाहते हो कि अगर x में चेंज करने से y पर क्या असर पड़ता है, तो बेटा ये चीज मेंशन की हुई होती है कि आपको z को कांस्टेंट मानना है। और अगर आप देखना चाहते हो कि z का चेंज करने से y पर क्या इफेक्ट आता है, तो x को कांस्टेंट रखना होता है। अब बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेट
डिपेंड करती है ए पर भी और बी पर भी। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहे हो, मतलब ये देखना चाहते हो कि ए को दुगना करने से क्या हो रहा है, तो बेटा आपको बी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि बी को चेंज करेंगे तो रेट को क्या होगा, तो उसके लिए आपको ए को कांस्टेंट रखना होगा। सो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड बी इज केप्ट कांस्टेंट, जरा बेटा मुझे बताओ रेट को क्या होगा। हम कहेंगे रेट बिकम्स, क्या कहेंगे, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। क्यों बेटा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर डबल किया जाएगा, इसका पावर कितना है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा रेट 4 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरीके से इफ concentration of B is tripled, if concentration of B is tripled, then if concentration of B is tripled and A is kept constant, the rate becomes 1/3, the rate becomes 1/3। तो रेट को क्या हो जाता है, रेट गिर जाती है। क्यों गिरती है, बिकॉज आपने बी को क्या किया, 3 टाइम्स, 3 रेज पावर -1, बेटा वो बन जाएगा ना 1/3। अगर अभी भी बेटा समझ में नहीं आया तो ऐसे कर सकते हो आप। पहली कंडीशन को, जब आपने ए को डबल किया, मान लीजिए बेटा वो रेट कितनी बन गई, R1, ठीक है, R1, तो बेटा के तो चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि हाँ मैं एक चीज बताना बेटा भूल ही गया, जो के है ना, के, दिस के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड, सॉरी मैं भूल गया यहाँ पर बताना, के चेंजेस ओनली विद टेम्परेचर, विद एक्टिवेशन एनर्जी एंड विद कैटलिस्ट, और कोई भी चीज इसको इफेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब R1 इज इक्वल टू के, तो वही रहेगा, ए को क्या किया आपने, 2 टाइम्स कर लिया, तो बेटा मैं लिखूंगा ना इसको 2 टाइम्स ए का होल स्क्वायर, इंटू बी को बेटा कांस्टेंट ही रखा है तो बी रेज पावर -1 ही रहेगा। अब 2 का स्क्वायर बेटा, डजंट दिस बिकम 4k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू बी रेज पावर -1। बेटा इस 4 को भूल जाइए, k इंटू ए स्क्वायर रेज पावर b-1, वो तो ओरिजिनल रेट के बराबर है बेटा, मैं कहूंगा ना इज इक्वल टू 4 टाइम्स r। तो बेटा वही मैंने लिखा, जो नई रेट है वो 4 टाइम्स बन जाएगी इनिशियल रेट को। और बेटा अगर दूसरे के हिसाब से देखोगे, लेट दैट रेट बी R2, उसमें k को भी ऐसे ही रखना है बेटा, a को भी ऐसे ही रखना है, बस b को 3 टाइम्स करना है, that is 3 times b raised power -1। if you just evaluate this becomes k into concentration of a का square into b raised power -1, और 3 raised power -1 को बेटा हम क्या लिखेंगे, 1/3। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 1/3, ये वाली चीज क्या है, r, इसीलिए बेटा हमने कहा नई रेट जो है वो बन गई 1/3 ऑफ इनिशियल रेट, जो मैंने बेटा ऊपर भी लिख लिया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे, तो फिर आपको तभी जाकर ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाँ बेटा अब देखो हमारे पास क्या है, इसी में कहा गया है, आई एम नॉट फुली श्योर, हाँ इसी में कहा गया बेटा, देखो इसी की एक और कंडीशन, अब बेटा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसी की नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, ओके, इफेक्ट ऑन रेट बताइए क्या है। अब यही आपको सोचना है। अब बेटा देखो, इससे पहले मैंने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो मैंने डायरेक्टली निकाला। अब बेटा अगर कह रहा है वॉल्यूम को अगर आपने चेंज किया, आप जानते हो कंसंट्रेशन इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन खुद 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मोल्स पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। नाउ इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट वॉल्यूम, दैट मींस मोल्स शुड बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन चूंकि 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और हम चेंज सिर्फ एक में ला रहे हैं और हम देखना चाहते हैं इफेक्ट क्या आता है, तो बेटा हमें मोल्स को कांस्टेंट रखना होगा। तो मतलब बेटा अगर यहां पर आप लिखना चाहोगे, देखो R किसके बराबर है, K इंटू, बेटा क्या मैं A को लिख सकता हूं मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 2 इंटू B को लिखूं मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, रेज पावर -1। अब बेटा जी जरा सोच के देखिएगा, अगर आपने वॉल्यूम को चेंज किया तो क्या बेटा ये ऐसा हो सकता है कि बी के वॉल्यूम को कुछ ना हो, नहीं, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन की टर्म्स में जब मैं किसी को चेंज करता था ना, तो मैं दूसरे को क्या रखता था, कांस्टेंट। अब जब वॉल्यूम को चेंज किया है बेटा, तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब बेटा ये हुआ जब हम ए की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे थे और बी को कांस्टेंट रख रहे थे, मैं उस चेंज को ला रहा था वाया द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन और डिक्रीज इन वॉल्यूम।
अगर बेटा मैंने बी को 3 टाइम्स कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वॉल्यूम को रिड्यूस कर लिया है 1/3 से, क्योंकि वॉल्यूम को अगर मैं रिड्यूस करता 1/3 से तो बेटा वो इफेक्ट ए पर भी आ जाता। तो मैं अगर बी को 3 टाइम्स कर रहा हूं तो वो इस हिसाब से कि मैं बी के मोल्स को 3 गुना कर रहा हूं। दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। नाउ सिंस द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली सेइंग दैट द वॉल्यूम इज डबल्ड, नाउ दिस इफेक्ट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन बोथ ए एज वेल एज बी टर्म्स। तो बेटा इसीलिए मैंने यहां पर भी और यहां पर भी। अब देखो बहुत सिंपल है, तो नई रेट जो होगी आप सीधे उसको लिखा करो ऐसे, कीप इट लाइक दिस, आर डैश इज प्रोपोर्शनल, हटा दो बेटा इसको, एन ए और एन बी बेटा ये तो चेंज नहीं होने वाले, कांस्टेंट है, आप सीधे लिखा करो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि मैं डबल कर रहा हूं तो वॉल्यूम 2 टाइम्स और यहाँ पर 1/2 रेज पावर -1। 1/2 रेज पावर -1 को बेटा मैं सीधे 2 ही लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2, एंड दिस इज 1/4 बेटा आर डैश is proportional to, you can write this as 1/2, r dash is proportional to 1/2, r dash is proportional to 1/2, क्योंकि 1/4 ये हो जाता, ये होता 1/2 रेज पावर -1, उस 2 रेज पावर -1 को ऊपर ले जाओ, 2 1 जा 2 2 बेटा वो बनेगा हाफ, क्या हो जाएगा उसको हाफ टाइम्स हो जाएगा। क्यों, यहां पर देखो बेटा आपके पास पहला वॉल्यूम कितना था, याद है मैं आपको, मे बी यहां पर आपको मत डाउट हो रहा होगा, आंसर विल स्टिल कम आउट, मे बी अभी आप थोड़ा उतना नहीं हो। देखो बेटा हमारे पास जो नई रेट है वो किसके बराबर आएगी, के इंटू, क्या मोल्स चेंज हो रहे हैं, नहीं, नीचे वाला वॉल्यूम ही जितना चेंज हो रहा है ना, तो 2v का होल स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर मैं लिखता हूँ nb डिवाइडेड बाई 2v रेज पावर -1, मे बी आपको उस हिसाब से प्रॉब्लम हो रही हो। तो r डैश इज इक्वल टू बेटा ये बनेगा ना 1/4 इंटू 2, वो 1.5 बन जाएगा बेटा, दिस इज हाफ ऑफ k इंटू, बाकी आप देखोगे na/v, वो na/v तो पहले से ही था का होल स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर बनेगा nb/v का होल स्क्वायर। अब जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये सारी चीज क्या है, इनिशियल रेट के बराबर, और r डैश क्या है, नई रेट के बराबर, इसका मतलब बेटा r डैश जो है वो हाफ है किसका, इनिशियल रेट का, और वी कैन से दैट द न्यू रेट इज रिड्यूस्ड 2 टाइम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इनिशियल रेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो वॉल्यूम का जब चेंज किया जाएगा तो वो हर कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही चेंज कर रहे हो, यू शुड बी गेटिंग दिस इन योर माइंड दैट द चेंज इज बीइंग ब्रॉट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ओनली। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जो मैंने वो 1/2 लिखा था ना, वो खुद ही आंसर देता था। ठीक है, वो आपको यहां से भी पता चला, हाफ यहां से भी आया, हाफ वहां से भी आया। देखो बेटा आप क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द रिएक्शन ए गोज टू प्रोडक्ट्स द रेट बिकम्स हाफ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस 4 टाइम्स, व्हाट डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो बेटा हमसे कह रहा है फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स, the rate becomes half, the rate becomes half when the concentration of A is increased 4 times, when the concentration of A is increased 4 times। आपसे क्वेश्चन कह रहा है determine order with respect to A and also write rate law expression। तो बेटा ये बहुत आसान है। देखो चूंकि ये हमसे कह रहा है कि अगर ये रिएक्शन में A goes to products the rate becomes half when the concentration of increased 4 times। अच्छा, determine the order with respect to A and also write the rate law expression। बेटा अब ये बहुत आसान है। अगर आप जानते हो कि अगर ये सिंपल रिएक्शन होती तो अगर हमने A को 4 टाइम्स इंक्रीज किया होता, मैं आपको बताता हूं, हैड इट बीन अ सिंपल रिएक्शन तो बेटा होता क्या, K इंटू A रेज पावर 1 हो जाता। तो अगर मैं इसको 4 टाइम्स इंक्रीज करता, रेट भी इंक्रीज होनी चाहिए थी 4 टाइम्स, लेकिन चूंकि ये ऐसा नहीं है तो बेटा मैं रेज करूंगा इसको n। अब बोलिए बेटा n का क्या ऐसा वैल्यू डाला जाए ताकि अगर हम A को रेज करें 4 टाइम्स तो रेट हो जाए हाफ टाइम्स, मतलब रेट रिड्यूस हो रही है। अच्छा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से अगर आपको बेटा पहली चीज समझ लीजिएगा, हमेशा अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट डिक्रीज हो रही है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट द रेट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट। अगर बेटा यहां पर मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज किया है और रेट गिर रही है तो वो हमेशा उसके रेस्पेक्ट में माइनस टाइम्स होगा। ठीक है, अब 4 टाइम्स को क्या करें कि वो हाफ टाइम्स हो जाए, मतलब दैट मीन्स
व्हाट आर यू डूइंग, R1 इज इक्वल टू K इंटू, अब आपने इसको कितना किया है 4A रेज पावर n, ऐसे ही रखते हैं। रेट कितनी हो रही है, हाफ टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तो बेटा हम कहेंगे यहाँ पर बट R1 इज इक्वल टू R/2, R1 इज इक्वल टू R/2, तो डालिए बेटा यहाँ पर R/2 इज इक्वल टू K इंटू, बेटा क्या ये बनेगा 4 रेज पावर n इंटू A रेज पावर n, ठीक है। तो बेटा यहाँ से 4 रेज पावर n इंटू K into A raised power n. Do you know what is K into A raised power n? That is R. So I can write this as 4 raised power n into R. R और R cancel. ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा 2 raised power -1 is equal, क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 raised power 2n भी, है कि नहीं। तो बेटा अगर ये 2 raised power 2n है बेटा, मुझे पता चल गया 2n is equal to -1 which is equal to n is equal to -1/2। तो मतलब बेटा यहाँ पर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज -1/2, और अगर आपको बेटा इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है दैट इज R इज इक्वल टू K इंटू A रेज पावर -1/2, दैट मीन्स द रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि बेटा ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया और फ्रैक्शनल भी आ गया, जाहिर सी बात है बेटा ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और बेटा एक चीज सोचना, मैंने अभी आपसे कहा अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और रेट कम हो रही है तो ऑर्डर नेगेटिव ही होगा। अब बेटा ये आपको ऐसे भी सोचना है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो 2 टाइम्स रिड्यूस होना चाहिए, 4 को क्या रेज करें कि वो रिड्यूस हो जाए, स्क्वायर रूट ही रेज करना है, तो बेटा इसीलिए ये 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, लेकिन ये तो 2 टाइम्स रिड्यूस होनी चाहिए ना बेटा, 2 टाइम्स क्या होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, मतलब ये माइनस होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो बस बेटा स्क्वायर रूट यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया और माइनस आपने लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे कहूँगा इफ द concentration is increased 9 times, if the concentration is increased 9 times, the rate reduces 3 times. If concentration increased by 9 times and the rate reduces 3 times, तो बेटा आपको पता चल गया 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, लेकिन रिड्यूस करवाना है तो बेटा फिर से ऑर्डर कितना आ जाएगा -1/2। इस तरह से बेटा आपको ये सवाल करने हैं। जैसे बेटा मुझसे ये कहता दैट द रेट इज इंक्रीज, सॉरी कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 2 टाइम्स, द रेट बिकम्स 4 टाइम्स, तो 2 को क्या रेज करें कि वो 4 बन जाए, बेटा स्क्वायर ही रेज करना है, लेकिन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट भी इंक्रीज हुई है, तो मतलब बेटा मुझे क्या रखना है 2 रेज पावर, मुझे स्क्वायर रखना है। मान लो अगर बेटा मैं यहां से कहता A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, रेट बिकम्स 16 टाइम्स, रेट बिकम्स 16 टाइम्स, बेटा मैं कहता रेट इज इक्वल टू K इंटू A का स्क्वायर, बस इट इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, इट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्यों 4 को रेज करो 4 टाइम्स, 4 का स्क्वायर बेटा वो 16 बन जाता। हाँ अगर ये मुझसे कहता ए को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट 16 टाइम्स गिर गई, तो बेटा मैं कहता इसको होता K इंटू A रेज पावर -2, खत्म सवाल। क्योंकि अब 4 टाइम्स इंक्रीज करो तो बेटा वो 16 टाइम्स गिर जाएगा, वो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स गिर जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट आपको वहां पर पता होना चाहिए, सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाकर आप इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस पर, और इन क्वेश्चंस की मदद से ही बेटा आपको फिर अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है अगर एक कंपोनेंट को वेरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आई होप कि इस लेक्चर का जो मेन पॉइंट था ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी और एक दो ये क्वेश्चन जो अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आने वाले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस होंगे दोज विल थ्रो मोर लाइट ऑन राइटिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन एज वेल एज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो प्लीज़ बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, या मेरा मेल आईडी जो दिया गया है आप वहाँ पर भी मुझे मेल करके पूछ सकते हो अपने डाउट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।